आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन से वाक्य शामिल होते हैं। तो प्रेजेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस। कंटिन्यू मतलब होता है जारी रहना, यानी कोई अगर काम जारी है, लगातार हो रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत लिखते हैं। ऐसे वाक्यों की पहचान ये है कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यानी किताब को पढ़ने का कार्य जो है वो लगातार जारी है। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करने के लिए हमको ये बात अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करके रखनी है कि इन वाक्यों में है, हैं और हूँ की इंग्लिश लिखी जाती है। जैसे कि इसके पहले के एक वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। वहाँ पर मैंने बताया था कि है, हैं, हूँ, इन सब वाक्यों की आपको अंग्रेज़ी नहीं लिखनी होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि ऐसे वाक्यों में जो है उसकी इंग्लिश, है उसकी इंग्लिश और हूँ की इंग्लिश आपको लिखनी होती है। और ये जो रहा शब्द आया हुआ है, जो कंटिन्यूटी बताता है, जो कंटिन्यू हो रहा है जो कार्य, तो इसमें रहा के लिए आप वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इतना आप एक बेसिक नॉलेज के तौर पे सीख लीजिए। फिर हम एक एक करके देखते चलते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य जो होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, उनका ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य जो होते हैं कुछ इस तरह से होंगे, स्वीकार किया गया है। जैसे आपका आ गया, वह किताब पढ़ रहा है। यहाँ पर स्वीकार किया गया है और जो किताब पढ़ने का कार्य हो रहा है वो भी हमारे साथ लगातार जारी है। तो ऐसे वाक्यों का आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट फाइंड आउट करना आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख लीजिए। तो सब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद इस सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम और आर ये आप लगाएंगे। अभी मैं बताने वाला हूं कि आप कहाँ पे इज, कहाँ पे एम और कहाँ पर आर लगाएंगे। फिर आप वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट और जो कुछ बचता है वो एसेक्टर में आप लिखेंगे। इस वाक्य का ये रूल हो गया, इसको आप लिख सकते हैं। तो देखिए, इस वाक्य का यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करने का ये रूल है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। तो हमारा वह किताब पढ़ रहा है में सब्जेक्ट है ही। अब यहाँ थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ही जो है वो सिंगुलर में आता है, यानी कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ही यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नंबर नाउन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यानी ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नंबर नाउन के साथ आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों में इज लगाना है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ हम लगाएंगे इज, ही इज, ठीक है। अब चले आते हैं वर्ब के पास, क्योंकि हमको वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। तो वर्ब हमारा है पढ़ना, ठीक है, और रहा के लिए आपको आईएनजी पुट करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रीड,
रीड मीन्स होता है पढ़ना, तो ही इज़ रीड और इसमें आपने लगा दिया ING, तो अब ये हो गया ही इज़ रीडिंग। ठीक है, अब क्या पढ़ रहा है, यानी आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हमारे पास है किताब पढ़ रहा है, तो ही इज़ रीडिंग बुक। इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ पे लिखा है वे घर जा रहे हैं, इस तरह का वाक्य आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वे, तो वे हमारा सब्जेक्ट है, वे की इंग्लिश होती है दे, तो आप दे लिखेंगे। दे के साथ आपको क्या लगाना होगा, तो देखिए वी यू दे, और प्लूरल नंबर नाउन के साथ आपको आर लगाना होता है। ठीक है, या वी यू दे प्लूरल नंबर नाउन के साथ आपको आर लगाना है और यहाँ पे इज लगाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दे है, तो दे के साथ आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर, तो ये हो गया दे आर। अब जाना, जाना का होता है गो, तो आप इसमें ING लगा देंगे, तो हो जाएगा दे आर गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं, तो घर जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग होम। ठीक है, इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, क्योंकि I के साथ आपको M लगाना होता है, तो यह हो गया मैं लिख रहा हूँ। आप स्वीकार कर रहे हैं कि मैं लिख रहा हूँ। अब आपको I के साथ लगाना है M, तो ये हो गया I am राइटिंग। राइट मीन्स लिखना, और रहा के लिए आपने ING लगा दिया, तो I am राइटिंग। इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर नाउन अगर दिया है सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग करेंगे। यदि वी यू दे प्लूरल नंबर नाउन है, तो उसके साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट आपका मैं है यानी आई है, तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपके समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आ गया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। निगेटिव यानी नकारात्मक, उसमें मना किया जाता है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं वह गीत नहीं गा रही है। यहाँ पर आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी मना किया जा रहा है। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा है वह और रही लगा हुआ है, यानी कि ये फेमिनिन जेंडर है, तो इसके लिए हम सी लगाएंगे। अगर मैस्कुलिन जेंडर होता है तो वहाँ वह के लिए हम ही लिखते हैं, और फेमिनिन जेंडर के लिए हम वह के लिए सी लिखते हैं। तो सी इज, और जो हेल्पिंग वर्ब है आपका इज, उसके बाद आपको नॉट लिखना होता है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में सी इज नॉट, अब गाने का होता है सिंग, उसमें आपको ING लगा देना है। सी इज नॉट सिंगिंग, ये आपका हो गया। यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे चार्ट बना है उस हिसाब से आपको इज MR लिखना है, और उसके जस्ट बाद यानी ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है, और फिर वर्ब में आपको ING रख देना है। आपका निगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ठीक है, आपने ये देख लिया निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन करना सीख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले वाले टाइप में आपको क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले मिल जाएगा, और दूसरे वाले में जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में कहीं
आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या यदि वाक्य के पहले आया हुआ है तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये क्या पहले आ गया, क्या वह लिख रही है। अब यहाँ पर क्या जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी व्हाट आपको नहीं लिखनी है, आप इसके सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हैं उसी को आप क्वेश्चन वर्ड के रूप में यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है सी, यानी वह लिख रही है, तो वह के लिए आप सी लिखेंगे। तो सी के साथ आप क्या लगाते हैं, सी के साथ आप लगाते हैं इज। तो यहाँ पर इज आप पहले लिखेंगे, इज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, इज सी लिखने का राइट, इज सी राइटिंग, क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। ठीक है, यानी ऐसे वाक्यों में क्या की इंग्लिश आपको अलग से नहीं लिखनी होती है, जो सब्जेक्ट में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब है उसी को आप पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब में आईएनजी आप लगा देंगे। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले टाइप के वाक्यों का ट्रांसलेशन आ जाएगा। अब दूसरा टाइप है, देखिए ये जो क्या है अगर वो बीच में आ जाता है, जैसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है वह क्या लिख रही है, क्या लिख रही है, ये भी तो प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द क्या है वो बीच में आ गया है। जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा इसकी इंग्लिश आपको लिखनी ही होगी। अब क्या, तो व्हाट हम पहले लिखेंगे। ठीक है, इसकी इंग्लिश आपको लिखनी होगी, तो व्हाट आपने लिख दिया, फिर ऊपर वाला रूल ही आप फॉलो कर देंगे। ठीक है, तो व्हाट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिख देंगे, व्हाट इज सी राइटिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दोनों टाइप के वाक्यों को आपने देख लिया। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है तो सबसे पहले आपको इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अगर वाक्य के बीच में आ जाता है प्रश्नवाचक शब्द तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार उसमें लगने वाला ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको ट्रांसलेशन करने आ गया। अब चौथा हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी आपसे प्रश्न भी पूछा गया और उसमें नकारात्मकता भी झलकती है। इसी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया क्या वह नहीं लिख रही है, नहीं लिख रही है। अब देखिए यहाँ क्या जो आ गया वो पहले आ गया, तो सेम यही करेंगे, इज लिखेंगे। इज इसलिए लिखेंगे क्योंकि सी के साथ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब इज लगता है, और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे, इज सी नॉट राइटिंग, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी सबसे पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म और लास्ट में आप जो कुछ बचता है लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर इसका दूसरा टाइप देख लीजिए, क्या नहीं लिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बीच में आ गया, तो फिर यही सेम रूल है आपका, व्हाट लिखेंगे, फिर इज लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर यहाँ पर यानी सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट लगाना है, तो व्हाट इज सी नॉट राइटिंग, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को जिस तरह से बनाते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को भी उसी नियम से बनाएंगे, बस आपको नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है।
ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ इसमें ज्ञान वाली चीज़ें मिली हैं, इंफॉर्मेटिव है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।